जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और यह जो हम लोग का बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट है, यह 9 है। आपको 1 से लेकर 8 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है, आपको लगातार प्रतिदिन एक एक सेट दिया जा रहा है और साथ ही साथ आपको PDF भी दिया जा रहा है। PDF के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर प्रश्न हम लोग का समान अध्ययन से प्रश्न स्टार्ट हुआ। चलिए यहाँ पर सामान्य अध्ययन, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये जो विस्तार है सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डॉट के शासनकाल में शुरू की गई थी। ये जो सहायक संधियों का विस्तार है, ये किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? तो यह जो शुरू किया गया था, आपको यह शुरू किया गया था लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में यहाँ पर सहायक संधि। और यहाँ पर जो हड़प्पा की नीति थी वह लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न है हम लोग का कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि जो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई, तो सिखों का नेतृत्व विश्वसनीय गुरु किसको सौंप दिया गया? यहाँ पर किसको दे दिया गया? तो यह जो दे दिया गया था, ये बंदा बहादुर को दे दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बंदा बहादुर को दे दिया गया था। ये जो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु ये 1708 ईस्वी में हुई थी। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है। प्रश्न है कि पाकिस्तान का नाम सबसे पहले डॉट द्वारा गढ़ा गया था। यानी कि जो पाकिस्तान नाम है सबसे पहले किसके द्वारा यह दिया गया था? तो ये जो पाकिस्तान नाम है आपको चौधरी रहमत अली के द्वारा ये दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। तो पाकिस्तान नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था। माउंट बेटन योजना जो कि 1947 के अंतर्गत भारत के दो भागों भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया और उस समय यह चौधरी रहमत अली है पाकिस्तान का नाम गढ़े थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चौथे नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ पर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आपको यह कमेंट में बताना है कि किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 4 नंबर पर ऑप्शन का ये आप लोग बताइएगा। चलिए प्रश्न हल्का है, आप लोग आशा करते हैं कि सभी लोग बताइएगा। चलिए, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? यहाँ पर किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो ये जो थंडर ड्रैगन कहा जाता है आपको भूटान को कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर भूटान को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डॉट राज्य में है। ये जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है कौन से राज्य में है? यहाँ पर राज्य पूछा गया है। तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए। देखिए गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर नामक स्थान से होती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र में इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यहाँ पर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील, जो कि आपको ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, और ये देखिए जम्मू कश्मीर स्थित बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है। इस झील में आकर झेलम नदी गिरती है। ठीक, इस झील में झेलम नदी गिरती है। अगला पॉइंट देखा जाए 8वें नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डॉट द्वारा हाथ से लिखा गया था। यानी कि भारत का जो मूल दस्तावेज है ये किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो ये हाथ से जो लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा के द्वारा। यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा के द्वारा ये जो मूल संविधान है ये हाथ से लिखा गया। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? 9 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि डॉट के विरुद्ध छोड़ दिया था। यहाँ पर कहने का मतलब कि जो नाइटहुड की उपाधि मिली वो किसके विरुद्ध छोड़ दिया था? तो यहाँ पर जो आपको उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, यहाँ पर जो रॉलेट एक्ट ये जालियांवाला बाग नरसंहार को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने ये अपना जो नाइटहुड की उपाधि थी उसे वापस कर दिया। चलिए अगला पॉइंट देखिए 10वें नंबर प्रश्न हम लोग का कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित
प्रक्रिया काफ़ी हद तक डॉट 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 के संविधान द्वारा प्रभावित होती है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है काफ़ी हद तक ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्रभावित है। यहाँ पर राइट आंसर से डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ये प्रभावित है। चलिए पॉइंट हम लोग का 11 है कि शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम वर्ष डॉट 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 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। किसके यहाँ पर जो RTI शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम वर्ष है, तो ये जो वर्ष है आपका ये 2009 4 अगस्त 2009 को यह पारित किया गया था। यहाँ पर अधिनियम लागू किया गया था। इसका राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीयों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। यहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल किस राज्य में नहीं है, तो यहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल यहाँ पर तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष पूछा गया है, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा, जिसको झंडा समिति का अध्यक्ष भी कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न हम लोग का है कि मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। मनुष्य में जो पित्त का उत्पादन है वो किस अंग में होता है, तो पित्त का उत्पादन ये जिगर में होता है। जिगर कहने का मतलब यहाँ पर जिगर यकृत को कहते हैं। यकृत में आपका ये जो पित्त का उत्पादन होता है, और यहाँ पर जो ये एकत्रित होता है तो यह पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 15वें नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है। कौन सा रोग है जो फंगस के कारण होता है, तो यहाँ पर जो आपका दाद रोग है यह फंगस के कारण होता है। दाद नामक रोग कवक फफूंद की वजह से होता है। टुंडिका शोध विषाणु एवं जीवाणु के होता है। यहाँ पर जो ये टुंडिका एक रोग है वो जीवाणु एवं विषाणु के कारण होता है, लेकिन ये जो दाद रोग है फंगस एवं कवक के कारण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है कि B7 का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पर B7 का जो रासायनिक नाम है पूछा गया है, तो इसका रासायनिक नाम होता है आपको बायोटिन। ठीक, क्या होता है बायोटिन, B7 का रासायनिक नाम। B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। इसे विटामिन H कहते हैं, इसे विटामिन H कहते हैं। इसकी कमी से बाल गिरने लगते हैं तथा चर्म रोग हो जाता है। इसका जो स्रोत है, यहाँ पर इसका स्रोत पूछा गया दिया गया है, तो ये गेहूँ है, ईस्ट है या अंडा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 17 नंबर प्रश्न की प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डॉट 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 के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर देखिए गणित सार संग्रह है जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो ये देखिए ये गणित सार संग्रह आपको महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये महावीराचार्य के द्वारा जो है गणित सार संग्रह लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक लीलावती भी है, तो लीलावती का जो रचना किया गया था यहाँ पर वह लिखा गया था भास्कराचार्य के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा लीलावती किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये भास्कराचार्य के द्वारा। ये गणित सार संग्रह तो महावीराचार्य के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि निम्नलिखित संरचना में कौन नाभिक में उपस्थित होती है। यहाँ पर नाभिक में कौन उपस्थित होती है, तो नाभिक में आपको जो उपस्थित होती है वह गुणसूत्र। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, नाभिक में गुणसूत्र उपस्थित होती है। चलिए 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि अशुद्ध नमूने से शुद्ध यौगिक के क्रिस्टल में निम्नलिखित चरणों का कौन सा सही क्रम अंतर्निहित होता है। सही क्रम कौन सा अंतर्निहित होता है, तो यहाँ पर जो आपका विघटन, वाष्पन, शीतलन और निस्यंदन, यहाँ पर जो आप बी देख रहे हैं वो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है कि यदि 6 सेकंड में 120 दोलन उत्पन्न होता है तो आवृत्ति होगा। यहाँ पर यदि 6 सेकंड में 120 दोलन होता है तो आवृत्ति होगा, तो ये जो आवृत्ति होगा 20 हर्ट्ज होगा। यहाँ पर राइट आंसर आप ए कर लीजिए, 20 हर्ट्ज। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, प्रश्न है कि ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजन इलेक्ट्रॉन हैं पर उनकी संयोजकता केवल 2 है। यह उचित है क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अपने अष्टक को पूर्ण कर सकता है। यह जो कथन है बिल्कुल सही है, उचित है। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर हम लोग का
22 नंबर प्रश्न है कि फलों तथा फूलों का रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पर जो फल और फूलों का रंग होता है किसके कारण, उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्ण लवण के कारण। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वर्ण लवण के कारण। यहाँ पर जो हरित लवण, यहाँ पर हरित लवण आप देख रहे हैं तो इसका जो रंग होता है इसके हरा होता है हरित लवण के कारण, लेकिन जो फल फूलों का रंग होता है वह वर्ण लवण के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वह डिवाइस जो विद्युत परिपथ को आसानी के साथ बंद करता है या खोलता है डॉट 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 कहलाता है। यहाँ पर प्रश्न है कि वह डिवाइस जो विद्युत परिपथ को बंद करता है खोलता है तो उसको यहाँ पर विद्युत स्विच बोला जाता है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत स्विच बोला जाता है। अगला पॉइंट हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है कि एक प्रकार का पूरक संयोजी ऊतक जो त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है और अंगों को यथावत स्थान पर रखता है निम्न कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो बिल्कुल वह जो कहलाता है आपको, वह बिल्कुल क्या कहलाता है? हाँ बिल्कुल वह कहलाता है आपका एरिओलर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह एरिओलर कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 25 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पारद का स्तर बढ़ता है जब इसका बल्ब गर्म वस्तु से संपर्क में आता है, क्योंकि यहाँ पर पारद का जो स्तर बढ़ता है जब इसका बल्ब गर्म वस्तु के संपर्क में आता है। क्योंकि पारद गर्म होने पर विस्तारित होता है। यहाँ पर पारद जो है गर्म होने पर विस्तारित होता है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। प्रश्न हम लोग का 26 नंबर यहाँ से है। प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की मध्यवर्ती परत निम्न डॉट 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 कहलाती है। यहाँ पर पृथ्वी की जो मध्यवर्ती यानी कि बीच वाली परत क्या कहलाती है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो परत होता है वो भूप्रपट्टी होता है जिस पर हम रहते हैं। उसके नीचे होता है प्रवार, जिसके प्रवार होता है जो बीच में होता है, और जो सबसे नीचे होता है उसको कोर कहते हैं। ठीक, हिंदी भाषा में। तो यहाँ पर आपका जो मध्यवर्ती में पूछा गया है तो प्रवार हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर ये भूप्रपट्टी पहले में आ जाएगा, दूसरे में प्रवार और तीसरे में आपका ये क्रोड आ जाएगा। ठीक, चलिए इसका कोर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या होती है। यहाँ पर जो श्वेत प्रकाश होता है, जो सूर्य के प्रकाश होता है, उसमें आपको 7 रंग होता है। इसका जो देखने का माध्यम है ये आप लोग प्रिज्म से देख सकते हैं। प्रिज्म में ये 7 रंग का दिखाई देता है। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि कोशिका अंगक जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका अंगक जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है वो कौन सा है? तो बिल्कुल वह जो है आपका लवक है। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर लवक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ क्या हम लोग है कि शीत के मौसम में किसान रात्रि में अपने खेतों में पानी डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात्रि में अपने खेतों में किसान पानी क्यों डालते हैं? यह शीत के मौसम में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर डालने का कारण है कि यह पौधों को तुषार से बचाता है। इसलिए यह किसान पौधों में रात्रि को पानी डालते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए शीतकालीन मौसम में किसान अपने खेतों में पानी लगाता है। यह पानी लगाता है जिससे कि पौधों को तुषार से बचाया जा सके। रात्रि के समय पानी पौधों के आसपास तापमान को बढ़ा देता है। ठीक है, यहाँ पर जो पानी जो लगाया जाता है वो रात्रि में वो पौधों को तापमान से बचा देता है। तो इसलिए वहाँ पर तुषार यानी कि जो ठंडा पाला बोलते हैं उससे ये बचाया जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 30 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर एक स्थान है कि एक गुही कुटक, यहाँ पर गुही कुटुक संबंधी पालतू पक्षी नस्ल है जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो पंछी है संबंधी मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसको मांस से संबंधित पाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रायलर जो है आपको यही वो है जिसको मांस के उत्पादन के लिए पाला जाता है। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ब्रायलर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि मृदा के बिना जल में खनिज पोषक तत्व विलयन में पौधों उगाने का अभ्यास डॉट 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 कहलाता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि मृदा के बिना यानी कि मिट्टी के बिना जल में खनिज पोषक तत्व विलयन करके पौधा उगाने का अभ्यास क्या कहलाता है? तो बिल्कुल यह जो कहलाता है यह जल संवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? जल संवर्धन, जिसको हाइड्रोकल्चर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हाइड्रोकल्चर कहते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि एक पादप कोशिका में रिक्तिका होती है। एक पादप कोशिका में रिक्तिका होती है तो कोशिका रस युक्त झिल्ली बाध्य कोशिका अंगक। यहाँ पर राइट आंसर ये सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि जैवमंडल निश्चय इससे विभाजन किया गया है। यहाँ पर जैवमंडल निश्चय इसमें विभाजन किया गया है। तो ये जो आपको जैवमंडल दिख रहे हैं यह विभाजित किया गया है 3 क्षेत्रों में। ठीक, जैवमंडल कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यह 3 क्षेत्रों में। कौन कौन से, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर किसी भी जैवमंडल को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला है एक कानूनी रूप से सुरक्षित प्रमुख क्षेत्र, दूसरा है एक बफर क्षेत्र जहाँ गैर संरक्षण गतिविधियाँ निषिद्ध होती है, और जो तीसरा है संक्रमण क्षेत्र जहाँ स्वीकृति प्रथाओं की समिति अनुमति दी जाती है। ये 3 क्षेत्र हैं जैवमंडल के। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि जब अम्ल तनुकृत होता है तो विलयन में हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का जो सांद्रण है ये में वृद्धि होती है। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन के सांद्रण में वृद्धि होती है। यहाँ पर राइट आंसर आप एक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न है कि एक वस्तु जल से भरी टंकी की तली में रखी है जो अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर रखी हुई दिखाई पड़ती है। ठीक, ये तो अंदर रखी गई है लेकिन ये वास्तविक गहराई से कम गहराई पर रखी पड़ती है। तो ऐसा इसके कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है? देखिए जो ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपना मार्ग विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 36 नंबर प्रश्न है कि एक चालक से होकर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर निम्न कहलाती है। एक चालक से होकर विद्युत आवेश की जो प्रवाह की दर है वो क्या कहलाती है? तो वह विद्युत धारा कहलाती है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वह विद्युत धारा कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अम्ल वर्षा डॉट 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 के ऑक्साइड के कारण होती है। तो यह सभी को पता है जो अम्ल बढ़ता है यहाँ पर सल्फर तथा नाइट्रोजन के कारण होती है। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किसके द्वारा पावर तथा खाद्य दोनों प्रदान किया जाता है? पावर तथा खाद्य दोनों प्रदान किए जाते हैं किसके द्वारा? तो यहाँ पर जैव गैस शक्ति संयंत्र के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर जो जैव गैस शक्ति संयंत्र है इसके द्वारा ये पावर तथा खाद्य दोनों प्रदान किए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए 39 नंबर की सभी जीवित जीवों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो इसमें आपका जो वे सिर्फ अपशेष उत्पाद निष्कासित करते हैं, वे सिर्फ बढ़ते हैं और अपनी प्रजाति के अधिक सदस्यों का पुनरुत्पाद करते हैं, उन्हें सिर्फ भोजन की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो उपयुक्त में से आपका सभी हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर में उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है कि लसिका डॉट 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 है। ये जो लसिका है यहाँ पर है तो ये लसिका RBC रहित रक्त है। ठीक, यह रेड ब्लड सेल, ये जो है रेड ब्लड सेल रहित ये रक्त है। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है 41 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन डॉट 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 के लिए आवश्यक है। ये जो प्रोटीन है किसके लिए आवश्यक है? तो प्रोटीन नई कोशिकाओं के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। नई कोशिकाओं के वृद्धि और विकास के लिए जो प्रोटीन है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा शहर भारत के किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है? ठीक, यहाँ पर कौन सा शहर जो किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो आप जो यहाँ पर इलाहाबाद देख रहे हैं ये किसी की राजधानी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है इलाहाबाद एक उत्तर प्रदेश का शहर है। यहाँ पर जो रांची है तो ये झारखंड की राजधानी है। फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ आपका छत्तीसगढ़ है ना, हाँ छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। फिर यहाँ पर देहरादून है, तो ये जो देहरादून है आपका उत्तराखंड का राजधानी है, लेकिन यहाँ पर ये जो इलाहाबाद देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का एक शहर है। चलिए
अगला प्रश्न है कि कुंघेई गोम्बेटक एवं बोमालट्टम निम्नलिखित में से किस कला के प्रकार है। ये जो है तीनों, ये किस कला के प्रकार है। तो ये आपको कठपुतली तमाशा के प्रकार है। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिए, कठपुतली कला के, ये जो सभी उड़ीसा में होते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखा जाए। प्रश्न पर हम लोग का है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर आर्य समाज की जो स्थापना है यह 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक, यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद के प्रेरणा से हुई थी। यहाँ पर इनके जो स्वामी थे दयानंद सरस्वती के, तो वह बिरजानंद की प्रेरणा से हुई थी। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ की गई थी। जो आर्य समाज की स्थापना है ये हिंदू धर्म में सुधार के लिए की गई थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न 45 नंबर की भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है। कोलकाता भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय होने का दावा करता है। यहाँ विभिन्न युगों के समान ज्ञान से लेकर मानव विज्ञान और विज्ञान का प्रदर्शन किया गया है। ब्रिटिश राज पर यह विशेष जोर देता है, जो आपका ये कोलकाता का संग्रहालय है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है कि किसने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया था। यहाँ पर मूल शिक्षा योजना एक वर्धा था, इसको किसने प्रस्तावित किया था। तो देखिए वर्धा शिक्षा योजना का सूत्रपात राष्ट्रपति महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, इसकी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था। तो ये 1937 ईस्वी में वर्धा नामक स्थान पर हुआ। गांधी जी ने वर्धा में अपने हरिजन के अंकों में शिक्षा परियोजना प्रस्तुत की। इसे ही वर्धा योजना कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये हरिजन समाज में जो गांधी जी का शिक्षा फैलाने का उद्देश्य है, इसे ही वर्धा क्या बोलते हैं, वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं। और ये कब लागू हुआ था। तो 1937 में लागू हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है। विंध्य और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है। तो इसके बीच नदी जो बहती है बिल्कुल वह नदी है आपका नर्मदा। ठीक है, वहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर देखिए बचपन बचाओ जो ये अभी चल रहा है, बेटी बचाओ चल रहा था, और ये जो है बचपन बचाओ। ठीक, तो बचपन बचाओ जो आंदोलन के संस्थापक थे वह थे कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की, जिसके बाद विश्व भर में 144 से अधिक देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। उन्हें वर्ष 2014 में, आपको याद रखिएगा, ये कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ सम्मिलित के रूप में प्रदान किया गया था। इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए प्रदान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, और वर्धा की स्थापना कब हुई थी। तो हम बताए 1980 में। ठीक, या वर्धा नहीं, ये क्या बोलते हैं, ये बेटी बचपन बचाओ, ये 1980 में शुरू की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। चलिए 49वां प्रश्न है कि उत्तरी विंध्य में बसा पवित्र शहर कौन सा है। उत्तरी विंध्य में बसा सबसे पवित्र जो शहर है वह चित्रकूट है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, चित्रकूट। यहाँ पर देखिए चित्रकूट का अर्थ है कई आचार्यों से भरी पहाड़ी। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यों में फैली हुई है। पहाड़ी की उत्तरी विंध्य श्रृंखला है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि ओमकारेश्वर मंदिर ... नदी के तट पर स्थित। ये ओमकारेश्वर मंदिर किसके तट पर स्थित है। तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है। यहाँ पर विश्व विरासत स्थल कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर नहीं में हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है आपका विश्व विरासत स्थल नहीं है। चलिए हम लोग इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको असम में है। ठीक,
यहाँ पर जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपको सिक्किम में है। और ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये केवलादेव आपको राजस्थान में, ठीक। और ये सभी को विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पेंच राष्ट्रीय उद्यान को नहीं किया गया है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र डॉट में स्थित है। यहाँ पर काकरापारा जो परमाणु शक्ति केंद्र है, ये आपको गुजरात में है। कहाँ पर है, ये गुजरात में है। यहाँ पर ये इसके तहत 220 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि ताजे दूध का पीएच मान 6, जैसे ही वह दही में परिवर्तित होता है तो इसका पीएच मान हो जाएगा। यहाँ पर जो ताजे दूध का पीएच मान है वह 6 है, और जैसे ही वह दही बन जाएगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो दही होता है वो खट्टा होता है, तो खट्टा होगा तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो होगा 6 से कम होगा। तो यहाँ पर 6 से कम होगा, यानी कि खट्टा होगा तो अम्लीय होगा, और अम्लीय होगा तो यहाँ पर 7 से कम ही होगा। तो पहले 6 है, लेकिन 6 से भी ये कम होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर आपका कम होगा, क्योंकि जो दही होता है वो खट्टा होता है, और ये जो अम्ल का स्वाद होता है वो खट्टा ही होता है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 54 नंबर है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका मुड़ना डॉट कहलाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मुड़ना क्या कहलाता है, उसके मुड़ना यहाँ पर अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, उसकी मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। 55 नंबर प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है कि घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। घर्षण के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, तो यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करती है, बिल्कुल गलत है। ये जो घर्षण होगा तो ऊर्जा उसमें खर्च ही होगा, तो यहाँ पर यह अपव्यय नहीं करती है, बल्कि यहाँ पर ये जो कथन आपका गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर है कि पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निम्न सतह क्या करती है। पत्तियों में जो कोशिकाओं के ऊपरी और निम्न सतह है वो क्या करती है, तो वह जो सतह है सिर्फ गैसों का विनिमय करती है, सिर्फ जल मात्रा को नियमित करती है, सिर्फ आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। उपयुक्त में से यहाँ पर आप सभी कर सकते हैं, ये सभी के लिए रक्षा करती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 57 नंबर है कि क्या होता है जब विपरीत आवेश का एक साथ आते हैं। यहाँ पर क्या होता है जब विपरीत आवेश एक साथ आते हैं, तो इसके एक साथ आने का कारण होता है ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो विपरीत आवेश आते हैं हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखिए 58 नंबर प्रश्न कि एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप डॉट होता है। यह प्रज्वलन ताप क्या होता है, तो यह प्रज्वलन ताप उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान होता है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न की कोशिकाओं का आकार डॉट में मापा जाता है। ये कोशिका का जो आकार है तो ये आपको माइक्रोन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है कोशिका आकार, तो आप याद रखिएगा माइक्रोन में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्रों की शक्ति में निम्न के द्वारा विद्युत वृद्धि की जा सकती है। यहाँ पर परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा यह वृद्धि की जा सकती है। किसके द्वारा, तो यहाँ पर परिनालिका के घुमाव की संख्या में वृद्धि करके यहाँ पर वृद्धि की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर प्रश्न है कि पेशी की विशेषताओं में बेमेल समूह को चिन्हित करें। यहाँ पर पेशी की विशेषताओं में बेमेल समूह को यहाँ पर चिन्हित करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो कंकाल अक्षित, पहला है कंकाल अक्षित, ये सही है। दूसरा है आपका कंकाल पट्टीदार, ये भी सही है। यहाँ पर जो तीसरा में आप देख रहे हैं, तीसरा में क्या है, तो चिकनी और बिना पट्टीदार, ये जो है आपका कथन गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो चिकनी और बिना पट्टीदार ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। और ये जो चौथा आप देख रहे हैं चिकनी एक चिक, तो ये आपको गलत है, ये शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मानव में सबसे लंबा कोशिका का नाम बताइए। मानव में सबसे लंबा कोशिका कौन सी होती है भाई, तो यहाँ पर सभी को पता है ये तंत्रिका कोशिका होती है। मानव में सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जिसकी इकाई न्यूरॉन होती है। चलिए अगला प्रश्न किया। प्रश्न
स्पाइरोगाइरा, यहाँ पर देखिए स्पाइरोगाइरा ये बहुकोशिकीय शैवाल है। तो यहाँ पर एक कोशिकीय शैवाल कौन हो सकता है, यहाँ पर रिक्स दिया गया, ठीक है। जैसे इसका संबंध बहुकोशिकीय से है तो यहाँ पर इसका संबंध एक कोशिकीय से किसका होगा, तो यहाँ पर जो देखिए क्लेमाइडोमोनास है ये एक कोशिकीय है, तो यहाँ पर आपका क्लेमाइडोमोनास सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और इन दिनों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है क्योंकि यह वजन में हल्का होता है और मजबूत होता है, इसलिए यह प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि हमारे देश में वनों के व्यापक भूभाग खाली कर दिए गए हैं और पौधों की प्रजाति की खेती की गई है। यह अभ्यास इससे प्रेरणा करती है, यह अभ्यास जो है किससे प्रेरणा करती है, तो यह जो प्रेरणा करती है क्षेत्र में एकल कृषि से, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्र में एकल कृषि से प्रेरणा करती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 66 नंबर प्रश्न की संरचनाएं जो शरीर में गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है डॉट 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 है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि संरचनाएं जो शरीर में गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है डॉट 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 है, तो वह क्या है, तो वह आपको कूपिका है, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर कूपिका, जिसको एल्पियोली कहते हैं, ठीक, एल्पियोली कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए। प्रश्न की पद अर्ध प्रागम्य इसके लिए उपयोग किया जाता है। ये जो पद अर्ध प्रागम्य है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग किया जाता है कोशिका झिल्ली के लिए। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, वर्तमान नाम और पुराना नाम। यहाँ पर हरारे का पुराना नाम सेली सबरी, यहाँ पर इथियोपिया का एबिसिनिया और घाना का डच गियान और यहाँ पर किसाना का लियोपोल्डिविले। यहाँ पर जो कौन सा ये पुराना नाम मतलब गलत है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं घाना डच गिलियान, ये जो पुराना नाम है ये गलत है। देखिए घाना गणराज्य पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, एक देश है। घाना का अर्थ होता है लड़ाकू राजा। यहाँ पर ये घाना जो है यहाँ पर जो घाना का शब्द होता है ये लड़ाकू राजा होता है। इसका जो पुराना नाम था ये गोल्ड कोस्ट था, इसका पुराना नाम क्या था, गोल्ड कोस्ट था घाना का। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें भी 69 नंबर भी सुमिलित ही करना है। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर भरण सामग्री का सुमिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही चुनना है। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न है हम लोग थोड़ा सा ये धुंधला दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर प्रश्न है, हाँ ऐसे अब छोटा हो गया। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिख पा रहा है आप लोग को, ऐसे करते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि मेमर्स गौतमी सॉल्वेंट्स ऑयल लिमिटेड ये कहाँ पर है, तो देखिए इसका जो संबंध है, इसका संबंध आपको बिल्कुल ये चावल भूसी है, बिल्कुल ये चावल भूसी है ना जी, चावल की भूसी। अगला है मेमर्स के एम शुगर मिल्क उत्तर प्रदेश, तीसरा है मेमर्स सतिया पेपर मिल्क पंजाब, और ये मेमर्स अल कबीर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश। यहाँ पर सही हम लोग को मिलान करना है, तो ये आपको ये पहला जो है चावल के भूसी से हो जाएगा। जो दूसरा है ये मेमर्स गैस शुगर उत्तर प्रदेश, तो ये आपको यहाँ पर देखिए 2 का आप लोग इसको सी कर लीजिएगा या ये कर लीजिएगा, ठीक, ये ऐसे आ जाएगा। और ये मेमर्स सतिया पेपर ये किससे आ जाएगा, तो ये जो आपका आ जाएगा ये कृष्ण द्रव्य से आ जाएगा, ये पंजाब वाला कृष्ण द्रव्य से। और यहाँ पर जो एक डी बचा है आंध्र प्रदेश वाला, तो ये यहाँ पर नहीं है, ये पर भैया यहाँ से आ जाएगा, ठीक, बच खाने का अवशिष्ट यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुट भाषा में दिया गया इसका सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न बड़ा, इसमें बहुत से प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं, देखिए यहाँ से मिलान करने वाला सुमिलित ही आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न इसको देखते हैं। प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही चुनना है। यहाँ पर नदी और बांध है, तो ये कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, तो देखिए कावेरी नदी पर यहाँ पर मेट्टूर बांध है। कौन सा बांध है, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है, जो कि ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। अगला है कृष्ण नदी पर कौन सा बांध है, तो कृष्ण नदी पर जो ये बांध है वो अलम पट्टी, हाँ बिल्कुल यहाँ पर अलमारी बांध है, ठीक। इसका ये अलम पट्टी है जो कि आपका ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक। अगला हम लोग का नर्मदा नदी,
नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो यहाँ पर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। कहाँ पर पड़ता है? तो ये जो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है ये, हाँ बिल्कुल मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अगला जो बच्चा आपका यहाँ पर चंबल, तो ये चंबल गांधी सागर में, गांधी सागर कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, मध्य प्रदेश में ये भी पड़ता है। ठीक, चलिए तो आप लोग इसको मिलान कीजिए, दोनों का क्रॉस था। चलिए अगला इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बी ए और 3 4 ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रश्न 71 नंबर है कि दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भूआ वैश्विक देश, यहाँ पर भूआ वैश्विक देश कौन सा है? तो वह लाओस है। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, वह लाओस है। देखिए जो लाओस एकमात्र दक्षिण पूर्वी एशिया देश है जो चारों ओर से भूआ वैश्विक है। इसे 1000 हाथियों को भूमि भी कहते हैं। लाओस को 1000 हाथियों का भूमि भी कहा जाता है। लाओस के चारों ओर स्थित देश वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया तथा चीन है। लाओस की राजधानी वियनातियन है। यहाँ पर लाओस की राजधानी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये वियनातियन है। और विकल्पों में दिए गए अन्य तीनों देश ये जल सीमाएं हैं। ये जो तीनों है ये जल सीमाएं हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर है? देखिए यहाँ पर जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो बोली जाती है भाषाएं, हिंदी के बाद कौन सी भाषा का नंबर आता है? तो हिंदी के बाद यहाँ पर बांग्ला भाषा का नंबर आता है। यहाँ पर बांग्ला बोलने वाले जो लोगों की संख्या है लगभग 215 मिलियन लोग इस बोली को यानी कि बांग्ला भाषा को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। पहला है वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, दूसरा है पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, और तीसरा है लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। चौथा देखते हैं। चौथा यहाँ पर हम लोग का है कि पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन्य क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए पीड़कनाशकों और कीटनाशकों का व्यापक प्रयोग संभव है। इसमें से क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1998 में सम्मिलित है। यहाँ पर जो कौन सा कथन है, ये जो वन नीति लागू किया गया था 1998 में, इसमें सभी अंतर्गत 1988 में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इनमें से आपका ये जो चारों कथन है ये 1988 के जो वन नीति है उसमें सम्मिलित है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन ये 1979 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये एजेंडा 21 में, एजेंडा 21, और तीसरा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन पल्स 5 ये 1997 में। लेकिन ये जो कार्बन व्यापार है यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पर ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 75 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान जो है आपका ये क्यू इंग्लैंड में है। ठीक, यहाँ पर रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू इंग्लैंड विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण वनस्पति अनुसंधान है और शिक्षण फैला संस्थान। यहाँ पर यह जो है 326 एकड़ में 40 ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण इमारतों का समूह है। इसे वर्ष 2013 में विश्व विरासत धरोहर की सूचियों में शामिल किया गया था। इसे विश्व विरासत धरोहर में यूनेस्को द्वारा ये 2013 में शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए कूट का सही चुनना है उत्तर हम लोग का। यहाँ पर पहला सूची 1 है, यह सूची 2 है। देखिए यहाँ पर स्वर्णिम त्रिकोण म्यांमार, दूसरा है बारमुंडा त्रिकोण ये दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादन क्षेत्र, और सुदूर पूर्व का ये चालन ये चीन का कटोरा, और रेड बेसिन ये उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसका देखिए जो सही मिलान होगा वह जो यहाँ इसको मिटा देते हैं, स्वर्णिम त्रिकोण इसका जो हो जाएगा आपका
दक्षिण पूर्व एशियाई अफीम, इसका जो आंसर है ये दूसरे पर आ जाएगा। और जो बिरसा मुंडा त्रिकोण है, ये बिरसा मुंडा त्रिकोण आपका ये आ जाएगा उत्तरी अटलांटिक में। यहाँ पर जो सुदूर पूर्व का चावल है, तो ये सुदूर पूर्व का चावल हो जाएगा, ये म्यांमार में आ जाएगा, म्यांमार में। और यहाँ पर जो रेड बेसिन है, ये चीन की कटोरा में, चीन का कटोरा, यहाँ पर रेड बेसिन को चीन का कटोरा कहते हैं, यह हो जाएगा। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर अकूट भाषा में, यहाँ पर बी में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, 2 4 1 3। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि संज्ञाओं के जिस रूप में उसकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में डॉट 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 कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञाओं के जिस रूप में उसकी संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल उसे वचन कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर उसे वचन कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रश्न है कि दिन, यहाँ पर देखिए एक तरफ ऐसे दिन है, उसके बाद ऐसे दिन है, शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इस दिन के जो मतलब हो जाएगा वह दिवस होता है, और जो इस दिन का मतलब होता है वहाँ पर ये गरीबी होता है, ठीक। यहाँ पर ऐसे मिलन कर लीजिए, इस दिन का मतलब दिवस और इस दिन का मतलब गरीबी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी का इसका जो मुहावरा है, इसको सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष जो यानी कि सत्य होता है, उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, अगला प्रश्न है हम लोग का 80वां प्रश्न के नीचे दिए वाक्यों में कारक बताइए। झगड़ा मेरे और उसके मध्य होता है, ये इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें होता था, ये मध्य होता था, इसमें कौन सी कारक है? इसमें आपको संबंध कारक है, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 81 नंबर है कि दुशासन में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका दुस, ये दुस जो है ये उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में आपको यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, यहाँ पर आप राइट आंसर ए कर लीजिए, इसमें अव्ययी भाव समास है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करें, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वह मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, यहाँ पर जो मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ ये वाक्य जो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी का हम लोग का प्रश्न स्टार्ट हुआ, प्रश्न अंग्रेजी का है। यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड टू फाइंड, सॉरी, यहाँ पर चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर 10 मील्स अ लॉन्ग वे टू वाल्क, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 मील्स इज अ लॉन्ग वे टू माल्क, यहाँ पर वाल्क राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि यू बेटर डॉट डॉट हिज परमिशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर टू सीक हिज परमिशन है, आपका राइट आंसर इसमें सी कर लीजिए। अगला पॉइंट हम लोग का 86 नंबर, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द ऑपरेटिव ऑप्शन इफ आ सिलेक्ट इज फ्री फ्रॉम एरर, सिलेक्ट नो एरर। इसमें एरर कोई नहीं, कहाँ पर एरर है? तो देखिए यहाँ पर जो आपको एरर है ये ऑप्शन 3 में एरर है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 3 में एरर देखने को मिल रहा है। और ये कहाँ पर एरर है? तो देखिए यहाँ पर जो एरर है, यहाँ पर आप प्रेसिडेंट देख रहे हैं, प्रेसिडेंट, यहाँ पर आप प्रेसिडेंट देख रहे हैं, प्रेसिडेंट के पहले यहाँ पर जो है डेफिनेट आर्टिकल को रिमूव करना होगा, यानी कि ये जो द है ये डेफिनेट आर्टिकल, इसको रिमूव करना होगा। इसके पहले यदि प्रेसिडेंट के पूर्व काउंट्री या फिर पार्टी होता तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होता, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक, यही कथन गलत था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 87 नंबर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड विद in with an appropriate word, select the correctly alternative out of the four and indicate it by selecting the operative option। यहाँ पर he argued against his aunt, यहाँ पर आपका बियर्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ही के साथ बियर्स लगेगा, राइट आंसर इसका आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न हम लोग का है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर ऑब्सेंट का ऑपोजिट उल्टा मीनिंग क्या है? ऑब्सेंट मतलब होता है फरार होना। तो यहाँ पर जो यहाँ पर होगा इसका, यहाँ पर देखिए रिमेन तो दिया गया है, रिमेन का मतलब होता है टिके रहना, तो फरार होना और टिके रहना ये बिल्कुल सही है इसका विलोम। ठीक है, यहाँ पर रिमेन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न तक देते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा ये धुंधला प्रश्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको चलिए देखते हैं। अरे कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर गिवन alternative select the alternative which best expression of the मीनिंग ऑफ द एडम और फ्रेज। यहाँ पर एडम और फ्रेज का जो मीनिंग खोजना है, देखिए हम देखते हैं। एडम और फ्रेज का मीनिंग खोजना है और यहाँ पर देखिए आपका जो है फिट, यहाँ पर फिट एज अ फील्ड हो जाएगा। फिट एज फील्ड है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर हेल्थी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको हेल्दी हो जाएगा। राइट आंसर आप इसको एक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, यह भी हम लोग का गलत है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें वेडनेसडे लिखा गया है। वेडनेसडे मतलब बुधवार होता है। इसमें जो बुधवार का मीनिंग है कौन सा सही लिखा गया है? तो ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं WEDNESDY, वेडनेसडे मतलब बुधवार, वेडनेसडे मतलब बुधवार, तो ये सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग मैथ का है। ये मैथ का सही है, आप लोग इसको बनाइएगा और यहाँ पर आपको PDF दे दीजिएगा। ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था, तो ये सेट प्रैक्टिस हम लोग का 9 था और जो आपका सेट प्रैक्टिस 10 है जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।